एजुकेशन को मैं ऐसा मानती हूँ कि ये शॉर्टकट है सक्सेसफुल होने का। टीचिंग जॉब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि ये सबसे मुश्किल काम है। एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसे सामाजिक कार्य का सबसे बड़ा एक हिस्सा माना जाता है। सर्व शिक्षा अभियान में सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया वो एक्सेस को बढ़ाया गया। 2009 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया बिल्कुल। और एजुकेशन कंपलसरी की गई और उसके साथ साथ फ्री की गई। इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा ओवरफ्लो है कि बच्चों को ये समझाना मुश्किल है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फोमो आजकल एक वर्ड है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट से अपने आप को बचा के रखने का, मैंने पाया है कि बड़े बड़े स्टेबल माइंड वाले लोग गड़बड़ा जा रहे हैं। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि अभी स्कूलों में बायोमेट्रिक का जो एक पॉलिसी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसे यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। वो पायलट के स्थिति में है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं बीएफसी। और आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल हैं हम, जनहित में जारी हैं हम। अच्छा, शायद मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस प्ले करती है। किसी भी चीज को आगे करने के लिए एजुकेशन इज अ स्टेपिंग स्टोन। वो नींव रखती है हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफस्टाइल के लिए। और आज के टाइम में इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप एजुकेटेड हो। पर कई सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऐसे भी हैं जहाँ पे बेसिक एजुकेशन मिलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे में ये समझना कि क्या चैलेंजेस आते हैं एजुकेशन इम्पार्ट करने में और उनको कैसे कर्ब किया जा सकता है, ये बहुत जरूरी हो गया है। बस आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ललिता प्रदीप जी, जो उत्तर प्रदेश के एजुकेशन डिपार्टमेंट में फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर भी रह चुकी हैं और साथ ही साथ यूपी हॉकी की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। और सबसे पहले तो हम मैम आपका स्वागत करते हैं हमारे शो पे। थैंक यू इशिता, अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए मुझे बड़ी खुशी है। सो ललिता जी, लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने कैसे एंटर किया एंड क्या इंस्पायर किया आपको कि आपको एजुकेशन के फील्ड में काम करना है। अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मैं गोंडा जनपद की रहने वाली हूं, जो लखनऊ से 110 किलोमीटर दूरी पर है। वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, पढ़ाई हुई। वहाँ लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज हुआ करता था, बहुत ही बढ़िया डिग्री कॉलेज हमारा होता था, बहुत अच्छे टीचर्स थे। और मुझे कभी भी ये कहने में संकोच नहीं होता कि मैं एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ी हूँ, भले ही वो छोटा जिला रहा हो। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। दैट वाज वे बैक। अभी मैं ईयर बताऊंगी तो आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं किस जमाने के लोगों को बुलाया गया है। मैंने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था 83 में। और जो आप कह रहे हो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, दरअसल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाने का मेरा कोई रोल नहीं है। वो तो पीसीएस एग्जाम में जो मेरी मेरिट आई उस हिसाब से एजुकेशन अलॉट हो गया। और आज मैं ये भी कन्फेस करना चाह रही हूँ कि मैं कभी टीचिंग जॉब मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि ये सबसे मुश्किल काम है। और ये मेरी तब की फीलिंग थी जब मैं पढ़ा करती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये कितना डिफिकल्ट है कि एक ही सब्जेक्ट को आप सालों साल पढ़ाते रहो और इतने सारे बच्चों को आप क्लास में हैंडल करो। बाद में जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आई, मैं हमेशा अपनी इस फीलिंग को बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मैंने हमेशा माना कि जो टीचर है उसका जॉब बहुत मुश्किल है। किसी को सिखाना कोई चीज और उसके लिए प्रेरित करना, एंड स्पेशली क्योंकि मैं प्राइमरी एजुकेशन देखती थी और सेकेंडरी एजुकेशन देखती थी। तो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है वो वास्तव में बच्चों को उनको कंट्रोल करना, उनको सिखाना, उनको मोटिवेट करना। और जिस तरह की हमारी सोसाइटी है जो बहुत एक तरह से डिवाइडेड इस सेंस में कि एक रूरल सेगमेंट है, एक अर्बन सेगमेंट है, फिर सोशल स्टेटस का इतना ज्यादा अंतर है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना अंतर है। केवल यही नहीं, सामाजिक भेदभाव भी बहुत सारे दिखाई देते हैं। लड़कियों की पढ़ाई, लड़कों की पढ़ाई, इतने ज्यादा विभेद और वैरायटी दिखाई देती है कि उनमें मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत टफ फील्ड है।
तो बात ये हुई कि एजुकेशन वाज नॉट माय चॉइस, लेकिन मैं इस विभाग में आ गई। यहाँ पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी चॉइस कुछ भी रही हो लाइफ में, पर मैं जो भी करती हूँ हमेशा बहुत पैशन के साथ करती हूँ। मेरा अपना बड़ा स्पष्ट मानना है कि जो चीज आपको पसंद ना हो उसको बहुत प्रोफेशनली करना चाहिए, बिकॉज दैट टास्क इज गिवन टू यू। राइट। और जो आपको पसंद हो उसमें तो आपका पैशन भी है, उसमें प्रोफेशनल टच जोड़ देना चाहिए। दैट मेक्स यू परफेक्ट। इनफैक्ट जहाँ पे आपका पैशन जुड़ा हो वो काम करने में और मजा आती तो है। अपने आप मजा आता है नो। और शिक्षा विभाग में काम करने का एक ये भी मैं बताऊं कि एक फीलिंग हमेशा रही 30 वर्ष की सेवा में, कि वो एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जिसे सामाजिक कार्य का सबसे बड़ा एक हिस्सा माना जाता है नो। लोग एनजीओ बनाते हैं, सोशल वर्क करते हैं, अपने रिज्यूम में डालते हैं। मैं हमेशा अपने डिपार्टमेंट में टीचर्स को भी कहती थी और ऑफिसर्स को भी बोलती थी कि हम लोग तो वो क्या भाग्यशाली नस्लें हैं कि जो शिक्षा विभाग में काम भी कर रहे हैं और हमें उसकी सैलरी भी मिल रही है। तो ये था कुल मिला के। तो मैम जैसे आपने बोला कि आपका 20 से 25 साल का आपका पूरा करियर रहा है एंड काफी टाइम से आपने इस फील्ड में भी काम किया है। एंड अभी आपने कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए थे कि एक तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आते हैं कि कहीं कुछ लोगों के पास पैसे ज्यादा हैं, कहीं कुछ लोगों के पास कम। तो जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं वो एजुकेशन अफोर्ड कर पाते हैं, जो वीकर सेक्शंस में होते हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस या डिफिकल्टीज मैम आपने अपने करियर में फेस किए या देखा एंड उसका एक सोल्यूशन निकाला? सी गवर्नमेंट में तो एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो काम करता है, कोई इंडिविजुअल बहुत रोल नहीं होता है। एक सरकार होती है जो चीजों को डिसाइड करती है, जिसे पॉलिटिकल विल कहते हैं। फिर गवर्नेंस होता है जिसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोग्राम्स, और फिर एक लेवल एग्जीक्यूटिव्स का होता है जो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है पॉलिसी थिंकिंग, पॉलिटिकल विल पावर। सो अगर मैं देखूं तो 92 में जिस तरह की समस्याएं, जब हम लोग नए नए आए थे विभाग में, तो हमें लगता था कि नहीं, स्कूल की बिल्डिंग और अच्छी होनी चाहिए और कमरे और होने चाहिए, कुछ और सुविधाएं होनी चाहिए। मतलब हमारा फोकस उस समय लगता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, थोड़ा और होना चाहिए। उसके साथ एक समस्या ये भी दिखाई देती थी कि जो स्कूल होते थे वो दूर होते थे, तो स्पेशली लड़कियां ना, जैसे ही थोड़ा सा दूर स्कूल हो गया तो उनका जाना बंद हो जाता था। ये उस समय का रियलाइजेशन था। ग्रेजुअली सर्व शिक्षा अभियान आया। सर्व शिक्षा अभियान ने ये सारी समस्याएं एक साथ खत्म कर दी। सर्व शिक्षा अभियान में सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया गया वो एक्सेस को बढ़ाया गया, जिसमें हर गांव में स्कूल हुआ। हर प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर की पेरिफेरी में और जूनियर हाई स्कूल 3 किलोमीटर की पेरिफेरी में। तो यहाँ पर वो जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां लड़कियों के लिए होती थी कि उन्हें बहुत दूर स्कूल जाना पड़ता था, वो बिल्कुल खत्म हो गई एक प्रोग्राम के कारण, एक पॉलिसी के कारण, और स्कूल खूब अच्छे बनाए गए। आज की डेट में जो ऑपरेशन कायाकल्प चला उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, आप गांव में जो सबसे सुंदर बिल्डिंग आपको दिखाई देगी वो स्कूल होगा। ये उत्तर प्रदेश के लोग दावे के साथ कह सकते हैं। तो मैम यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट ये आता है कि एक तरफ तो हमने यहाँ फैसिलिटीज प्रोवाइड की, हर गांव में एक स्कूल आया, हर तबके में एक स्कूल गया, बट हाँ एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व ये हुई कि जिन घरों में ये प्रॉब्लम थी कि हम अपनी बेटियों को इतनी दूर कैसे पढ़ने भेजे, उनके लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि ठीक है अभी स्कूल आप ही के गांव में है, अब आप भेजोगे। बट कुछ फैमिलीज ऐसी भी होती हैं जो लड़कियों की पढ़ाई में विश्वास ही नहीं रखती हैं आज के टाइम पे भी। मतलब हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और डेफिनेटली कई सेक्शन ऐसे हैं जो अभी भी ये सोचते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं, जो बेटी हैं, बहू बेटियां हैं, इनको ना हम पढ़ाएंगे, इनको सिर्फ घर के काम करने हैं। ऐसे में कितना डिफिकल्ट हो जाता है एजुकेशन को सब तक पहुंचाने में। यू हैव राइटली पॉइंटेड इट आउट। इनिशियली ऐसा होता था, हमें याद है कि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्टिंग में होते थे और हम गाँव के बीच का जब दौरा किया करते थे, तो हमें बहुत रेयर लड़कियां बाहर सड़कों पर दिखाई देती। पिछले 20 साल में अगर देखो तो आप
रिमोट एरिया में अगर आप जा रहे हो तो आप देखोगे कि लड़की साइकिल चला रही है, उसके पिता या भाई साइकिल के पीछे बैठे हुए हैं और वो उनको लेके जा रही है। शहरों में आप देखो तो स्कूटी लड़की चला रही है और उसके चाहे घर के लोग या उसके दोस्त लोग उसकी स्कूटी पर बैठे होते हैं। तो ये एक बड़ा सोशल चेंज है जो आया। जहाँ तक अफोर्ड करने की बात है, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा हमेशा जो लोअर लेवल की रही है अफोर्डेबल रही है। जैसे कि प्राइमरी 6 to 14 ईयर्स का जो हमारा एज ग्रुप है, क्लास 1 से क्लास 8 का, वो फ्री एजुकेशन हमेशा रहा है। और आपको तो पता ही होगा 2009 में राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया। बिल्कुल। और एजुकेशन कंपलसरी की गई और उसके साथ साथ फ्री की गई। तो यहाँ पर वो बिल्कुल खत्म हो गया और उसके साथ साथ एंटाइटलमेंट भी बच्चों का बढ़ाया गया। उन बच्चों का जो आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से एक कमजोर बैकग्राउंड के थे, तो उन्हें मुफ्त में किताबें दी गई, जूता मोजा और बैग, यूनिफॉर्म, सारी चीजें। और ये सारी चीजें एंटाइटलमेंट की तरह दिया गया ना, कि उनका राइट बेस्ड अप्रोच के साथ इसे दिया गया। इवन मिड डे मील्स भी इंट्रोड्यूस मिड डे मील इंट्रोड्यूस किया गया। और केवल यही नहीं, एक तरह से ये जो शहर और गांव का जो भेद था, टेक्नोलॉजी एक ऐसा टूल है जो इक्वालिटी को इमीडिएटली मेंटेन कर देती है। इस मोबाइल फोन के इस डिवाइस को ये नहीं पता है कि ये कौन आदमी चला रहा है, फीमेल है कि मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, ये सबके लिए एक जैसा काम करता है। तो टेक्नोलॉजी ने एक तरह से इस एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को ढेर सारी जगह दी जाने लगी। स्पेशली आप देखो तो कोविड के बाद जो एक ऑनलाइन का मॉडल आया, हाइब्रिड मॉडल आया, एक नए तरह की एक तरह से कहें कि टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन एजुकेशन में आया। जबकि कोविड टाइम में सबसे ज्यादा एजुकेशन सफर किया था ना, बच्चे बिल्कुल स्कूलों से दूर हो गए थे। पर उस दरमियान भी उत्तर प्रदेश में हमारे टीचर घर घर जाके बच्चों को उनको मोटिवेट भी करते थे और पढ़ाते थे। तो इसके बारे में थोड़ा हमें और बताइए कि बिकॉज कोविड में एक तो टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ, बट बहुत डिफिकल्ट भी हो गया थे टीचर्स को, क्योंकि आपको पता तो है नहीं, मतलब जैसे गूगल मीट हो गया, जूम हो गया, कई प्लेटफॉर्म्स भी आए थे, बट नॉट एवरीवन वाज फुली इक्विप्ड टू यूज देम। कई टीचर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था वो समझने के लिए, बच्चे तक स्ट्रगल कर रहे थे। वो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए प्लीज। वैसे तो सरकार में रह के ये क्लेम करना बड़ा मुश्किल होता है कि ये काम हमने किया, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि कोविड का वो जो डिफिकल्ट टाइम था एजुकेशन के लिए, तो बहुत सारे टीचर्स का जो बहुत मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड और एक तरह से इनोवेटिव माइंड के जो टीचर्स थे, उनका एक ग्रुप मेरे साथ जुड़ा हुआ था। और हम लोगों ने उस टाइम में उस पूरे कोविड के टाइम का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रेनिंग में किया था, जिसमें हम वेरियस प्लेटफॉर्म पर उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते थे। जैसे हम लीडरशिप पर बात करते थे, बात करना क्या मतलब, बाकायदा पूरा एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम 7 days का मैनेज किया गया, जिसमें हम क्योंकि ऑनलाइन में होने के कारण बड़ा अच्छा ये हो गया था कि आप कहीं के भी एक्सपर्ट को बुला सकते हो। तो हम एनसीईआरटी से लेकर देश के किसी भी हिस्से से एक्सपर्ट को जोड़ते थे। उसके साथ टेक्नोलॉजी पर कैसे ऑपरेट किया जाए, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इन सब चीजों पर हम लोगों ने ट्रेनिंग की थी, जिसमें एक डॉक्टर सर्वेश मिश्रा थे जो नेशनल अवार्डी टीचर हैं बस्ती के। उनका एडू लीडर करके एक ग्रुप था और मैं उस समय स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी SIET उसकी डायरेक्टर थी। तो दिस प्रपोजल केम टू मी एंड आई इमीडिएटली अडॉप्टेड दैट, और हम लोगों ने उस पर काम करना शुरू किया। मैं ये बताऊं, आपको शेयर करना चाहती हूँ, बड़ी खुशी भी होती है सुन के। अभी भी जब टीचर बात करता है तो वो, जब तक ये ऑनलाइन ट्रेनिंग और या ऑनलाइन स्टडीज की बात फॉर्मलाइज हुई है डिपार्टमेंट में, उससे पहले 50-60 हजार टीचर डायरेक्टली ऑनलाइन जुड़ के इस बात को पूरी तरह से समझ चुके थे कि कौन सा प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट किया जाता है या उस पर कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे आप डॉक्यूमेंट शेयर करते हो, कैसे आप अपने को म्यूट करते हो, कैसे आप अपने सवाल रखते हो। मतलब बहुत सारी उसके जो नुएंसेस थे उन लोगों को समझ में आ गया था। तो आई
एक्सट्रीमली फील वेरी प्राउड कि हमारे पास एक टीचर्स के बीच में इतना बड़ा ग्रुप है जो टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। बिल्कुल। सो ये सरप्राइजेस, ये एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी जो निकल के आती है, ये वहां से निकल के आई। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, एक्चुअली बिकॉज इतनी सारी नई चीजें आई। या अच्छा, बट एक एक डिफरेंट अगर हम एंगल की बात करें, सो आपने टीचर्स के साथ काम किया है, आपने कई पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में आपका रोल रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, यू बीन अ पार्ट ऑफ दोस टीम्स। या सो कोविड की अगर बात हो रही है, सो थोड़ा एजुकेशन की जो लेवल जो था, क्योंकि बच्चों ने एफर्ट्स डालना थोड़ा छोड़ दिया है, मतलब दिस इज अ प्रॉब्लम ऑन द स्टूडेंट्स पार्ट। बट कई बार होता है कि बहुत लेजी हो गए, बहुत ही लेट बैक एटीट्यूड हो गया है। सो हाउ डू यू थिंक वन शुड डील विद सच स्टूडेंट्स? बिकॉज अब स्कूल्स शुरू हो गए, रेगुलरली सब जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करिए, अगर मैंने भी कभी अपनी प्रीवियस पुरानी टीचर से बात की, तो उनकी ये प्रॉब्लम आती है कि भाई तुम लोगों के टाइम पे जो एक एटमॉस्फेयर था वो अब नहीं मिलता है, बिकॉज अब बच्चों के हाथ में गैजेट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आई है, प्रोज हैं बट कॉन्स भी हैं साथ में। सो इसको होलिस्टिकली कैसे डील किया जा सकता है इस प्रॉब्लम से? सी, यहाँ मैं खुद भी बहुत चैलेंज्ड हूँ इस वाले मुद्दे पर, क्योंकि ये जो परेशानी है ये डायरेक्ट टीचर ने क्लासरूम में हैंडल की है। सो बीइंग अ एडमिनिस्ट्रेटर, हम लोगों के लिए उनकी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन देना होता था। तो कोशिश ये की गई कि चीजों को यूनिवर्सलाइज किया जाए, कोडिफाई किया जाए, कि हर दिन का एक उन्हें क्या पढ़ाना है, किस तरह से कैरी करना है, क्या रिसोर्स मटेरियल शेयर करना है। इसको सेंट्रली जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान का डायरेक्टरेट है, वो वहां से एक पूरी टीम कंटेंट पर और टाइम टेबल पर इस पर काम करती थी, और एवरी डे उस तरह का मटेरियल पूरा बना के टीचर्स के साथ शेयर किया जाता था, सो दैट कि एक यूनिफॉर्मिटी भी बनी रहे और उसके साथ साथ क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। रेस्ट क्लासरूम में ये जो डेफिसिट था, तो ये डेफिसिट केवल उत्तर प्रदेश और इंडिया का नहीं था, ये इट वाज अ ग्लोबल फीचर। और सभी लोगों ने मिलके इस चीज को फाइट किया और नई नई चीजें अडॉप्ट की गई, और उसी के कारण यह है कि वी आर अगेन इन द रेस। राइट। और जहां तक गजेट की बात है, तो टेक्नोलॉजी के साथ तो ये प्रॉब्लम है ही कि आपको ये देखना है कि वो आपका दोस्त बन रहा है या आपका दुश्मन बन रहा है, नो। सो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन का इतना ज्यादा ओवरफ्लो है कि बच्चों को ये समझाना मुश्किल है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैं रिसेंटली मैं लॉ कर रही हूँ, आपको बताऊं, मैं रिटायर होने के बाद मैंने 22 के बैच में LLB शुरू किया। अभी मेरा 5th सेमेस्टर खत्म हुआ है, नाउ आई एम इन माय फाइनल सेमेस्टर। तो रिसेंटली मैं साइबर क्राइम्स पर, इस बार हमारा पेपर एक साइबर क्राइम पर है, और बड़े उत्साह के साथ मैं पढ़ रही हूँ उसे। तो मैं उसमें पढ़ रही थी कि जो इंटरनेट टाइम कंजम्पशन है, वो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर एशिया है। इंडिया का जो आंकड़ा बताता है, वो इंटरनेट कंजम्पशन सबसे ज्यादा वीडियो वॉच का है। सबसे ज्यादा वीडियो इंडिया में देखे जाते हैं, करते रहते हैं रील्स स्क्रॉल। हाँ, तो आजकल का ये जो रील का टाइम है, इसमें तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े समझदार लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो अपना टाइम कैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए ये माहौल देना, दरअसल आज का जो समय है टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट है, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का टाइम है कि वो इस बात को बता सके। और केवल ये टीचर के करने से भी नहीं होने वाला है, इसके लिए पूरे पूरे सोसाइटी को और पूरे परिवार को लगना पड़ेगा, नो। मैं एक छोटा सा एनेक्डोट बताती हूँ। मैं गई थी बैंगलोर, और कुछ दिन का वहां पर स्टे था, एक आश्रम जैसी जगह थी। तो आई मेट अ जेंटलमैन, ही वाज इन हिज अर्ली मिड 30s। वो बड़ा खुश होकर बता रहे थे कि मेरा 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, और वो बिल्कुल परेशान नहीं करता है, हम लोग बस उसको मोबाइल दे देते हैं और वो ये देखता है, वो देखता है, गाने सुनता है। एंड आई वाज जस्ट लाइक, मैं उसकी खुशी देख रही थी जब वो ये बात कह रहा था। तो मैंने कहा, यही बच्चा जब 7 साल, 8 साल का और 15 साल का होगा, इसी बात पर आप गुस्सा करना शुरू करोगे अपने बच्चे पर ये परंपरा दे कौन रहा है? तो कहीं ये एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंटिंग की भी बात है कि आपको ये जानने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए आप अपने आसपास बच्चों के माध्यम से एक ऐसा माहौल बना रहे हो
जो बाद में आपको नुकसान करने वाला है, आपको नुकसान करने वाला है, आपके बच्चे को नुकसान करने वाला है। बिल्कुल। और दूसरा, घर घर डिवाइस नहीं, हर हाथ में डिवाइस। आप किसी भी सोशल गैदरिंग में देख लो, बहुत सारे लोग 2-2 3-3 फोन रखते हैं। कई बार कॉल आता है तो मैं बोलती हूँ कि अरे आपका तो ये नंबर सेव नहीं है। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ये मेरा कॉलिंग नंबर है और वो व्हाट्सएप नंबर है और वो ऑफिस का नंबर है। गॉड, तो ये Doesn't छोटे make बच्चों sense. को बता कौन रहा है? Right. सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो बड़े लोग हैं, जो अपने को समझदार मानते हैं बच्चों की तुलना में, सही बात है। उनको थोड़ा सा और समझदारी हाँ, का रोल मॉडल बनने की जरूरत है। और बच्चे वही करते हैं जो वो देखते हैं। यू नेवर नो। True. जो देखा जाता है रोल मॉडल तो वही होता वही है होता ना, है, जो कहा exactly. जाता है वो आज तक दुनिया में कोई रोल मॉडल नहीं हुआ है। बिल्कुल। आप कोई भी आप मेरे से ही कह के देखो कि मैम इस वाले कमरे में मत जाइए, आपके हटते ही मैं सबसे पहला हाँ, कोशिश ये करूंगी कि वो उस कमरे में मुझे मना क्यों किया गया जाने के। क्यूरियोसिटी किल द कैट बेसिकली। सो राइट। दैट इज व्हाट। तो ये चाइल्ड साइकोलॉजी को हम्म। बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और टीचर्स तो ट्रेंड होते हैं, उनकी वो टीचर रिक्रूट होने से पहले भी चाइल्ड साइकोलॉजी वो पढ़ते हैं और बाद में अप्लाई करते हैं अपने क्लासरूम में। उन्हें तो ये बात समझ में आती है, काफी समझ में आती है। पर ये जो दौर है ना, इस दौर में अपने आप को औरों से अलग रखना, फोमो आजकल एक वर्ड है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट से अपने आप को बचा के रखने का, मैंने पाया है कि बड़े बड़े स्टेबल माइंड वाले लोग गड़बड़ा जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी ग्राउंडिंग बना के रखने की जरूरत है टेक्नोलॉजी के इस युग में। अगर हमें टेक्नोलॉजी को पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल करना है तो बहुत रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना है इंटरनेट और डिवाइसेस के साथ। या सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, सो हम थोड़े नए इनिशिएटिव्स की बात करते हैं जो एजुकेशन के फील्ड में लिए जाते हैं। टू नेम अ फ्यू, एक है कि बायोमेट्रिक सिस्टम का इंट्रोड्यूस होना। नाउ एज अ पॉलिसी वो आए था, मतलब बात हुई थी उसके बारे में, वो कितना इम्प्लीमेंट हुआ है अब हम आपसे जानेंगे। बट अगर हम एक बात करें कि सपोजिटली हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया है स्कूल्स वगैरह में, तो कई रूरल एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी की बड़ी इशू होती है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज भी होते हैं। सो लेट्स इफ इट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, सो ये प्रॉब्लम्स आती होंगी। और कई बार होता है कि महिलाएं घर से टाइम पे कैसे पहुंचे, उनको घर के काम भी करने हैं। जो फीमेल टीचर्स होती हैं, वो कनेक्टिविटी इशू है, बायोमेट्रिक में टाइम आ गया तो आ गया। सो इफ दिस हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, तो ये कैसे काम कर रहा है? एंड इफ दिस हैजंट बीन इम्प्लीमेंटेड, then why has it not been implemented yet? अभी जो एट प्रेजेंट हर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में टैब्स दिए जा चुके हैं, और आई थिंक पर स्कूल 2 टैब्स दिए गए हैं। प्राइमरी सेगमेंट में भी हेड टीचर को नेक्स्ट टू हेड, एंड सिमिलरली सेकेंडरी में, जूनियर हाई स्कूल में, जो जिसे हम उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं, उसमें ये सारे फीचर्स दिए गए हैं। बट समहाउ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज कि अभी स्कूलों में बायोमेट्रिक का जो एक पॉलिसी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में, उसे यूनिवर्सली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, वो पायलट के स्थिति में है। पर ये जरूर है कि टेक्नोलॉजी को यूनिवर्सल करने के लिए स्कूलों को इक्विप किया गया है। जूनियर हाई स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड भेजे जा चुके हैं, और कंप्यूटर की ट्रेनिंग टीचर्स को दिलाई जाती है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन पर। दीक्षा प्लेटफॉर्म एक हमारा है, हैव यू हर्ड ऑफ दीक्षा प्लेटफॉर्म? दीक्षा प्लेटफॉर्म पर मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश के टीचर्स के सबसे ज्यादा वीडियोस का कंट्रीब्यूशन है उसमें। तो उसमें ये होता है कि सब्जेक्ट और क्लास स्पेसिफिक मैटर पर वीडियो बनाते हैं। एक जैसे आइडियल वीडियो जो होता है, आदर्श क्लासरूम जिसको कहते हैं, वो बनाया जाता है, और फिर उसकी स्क्रीनिंग स्टेट लेवल पर होती है, फिर नेशनल में भेजा जाता है, और फिर वो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर उसका इंसर्शन होता है। तो इस तरह से है। और बायोमेट्रिक, जो आपका मेजर सवाल ये था कि बायोमेट्रिक, दूसरा आपने कहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं थोड़ा सा ये भी शेयर करना चाहूंगी कि ये जो पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया गया था वो ऑफलाइन भी काम करता था। ओके। या सो
अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, वो एक अलग बात है, बट डायरेक्टली इट हैज नथिंग टू डू विद इलेक्ट्रिसिटी और Okay. erratic supply of But electricity. that's an important point Yeah. because usually जब बायोमेट्रिक का नाम सुनता है इंसान तो ये लगता है अच्छा इलेक्ट्रिसिटी से ही चलेगी, बट दैट्स अ गुड इनिशिएटिव कि हाँ मतलब हाँ, बिना पर इलेक्ट्रिसिटी मुझे के लगता भी है चलेगा। बायोमेट्रिक हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? मतलब आप अपने ऑफिस में जा ही रहे हो, टाइम से जाते हो, टाइम से आते हो, बिल्कुल। इट्स जस्ट ओनली अ थिंग कि आपको एक अपना मार्क छोड़ देना है। आई थिंक तो अगर प्रॉब्लम अगेन वही चीज है जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि या एक एरिया है जो वेल डेवलप्ड है, वेल एजुकेटेड है, फाइनेंशियली स्टेबल है, फिर एक एरिया ये भी है, एक सेक्टर वो भी है जो रूरल एरियाज में अगर आ रहे हैं जहाँ पे कई ऐसे इलाके हैं जो उतने डेवलप नहीं है, वहाँ पे कनेक्टिविटी की जो इश्यू होती है, आई थिंक ये जो अगर प्रॉब्लम परसिस्ट करेगी तो शायद उन्हीं एरियाज में ज्यादा करे, अदरवाइज लार्जली आई थिंक इट्स गुड मॉडल आई गेस। पर मुझे जो लगता है, जो जरूरी चीज ये है कि रूरल एरियाज में जो स्कूल हैं वहां पर बच्चियों की सुरक्षा और टीचर्स की सुरक्षा, सिक्योरिटी सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जो स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन बालिकाओं के लिए विशेष रूप से सोचने की जरूरत है। आप एजुकेशन के बारे में, सारी इनिशिएटिव के बारे में काफी अपडेटेड हो, तो आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी इसके बारे में भी जानते ही होंगे कि हर ब्लॉक पर एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, और 9th से 12th के बच्चियों के लिए हॉस्टल वहां पर बनाए गए हैं। तो ये बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं और आसपास के जो भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां पर जाके पढ़ती हैं और शाम को वहां पर वापस आ जाती हैं। और जो 6 to 8 का सेगमेंट है केजीबीबी का, उसमें 100 बच्चियां पढ़ती हैं। आई थिंक लखनऊ में जब ये योजना शुरू हुई थी लखनऊ में, तो मैं उन लकी लोगों में हूँ जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था लखनऊ में। तब 3 केजीबीबी शुरू हुए थे, माल, मलिहाबाद और काकोरी, 3 पर। और मैं बताऊं कि ये इतनी बढ़िया स्कीम है बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि वो रेजिडेंशियल होता है। मतलब वो बच्चे जो ऐसे डरे सहमे इनसिक्योर से आते हैं, वो 1 से 2 महीने के अंदर जो बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एकेडमिक कॉन्फिडेंस जो आता है उनमें, और स्पोर्ट्स वहां पर करने में एक फ्रीडम होती है, अपने टीचर्स के गाइडेंस में 24 घंटे रहते हैं, इट्स लाइक फेनोमेनल, बहुत जबरदस्त है। आई विल एडवाइस यू, कभी आप जाके लखनऊ के किसी केजीबीबी को कवर करो या उन बच्चियों को अपने स्टूडियो में बुला लो, बिल्कुल एंड यू विल लव इट। आई एम श्योर। ओके, सो मैम एक थोड़ा इस पे बात करते हैं थोड़ा सा कि जो आपका काफी फोकस फीमेल्स की, विमेन के एजुकेशन पे रहा है, सो क्या कोई ऐसा रीजन रहा है जैसे मतलब आई एम श्योर आप भी काफी, आपने बहुत काम किया है, आप एजुकेशन वाइज भी यू स्टिल स्टडीइंग, सो वो पढ़ने की जो चाह होती है, एक पैशन है, वो आप में है अभी, सो इज इट वन ऑफ द रीजंस कि क्यों आपने विमेन एजुकेशन पे इतना फोकस किया, एंड नॉट जस्ट एजुकेशन बट ओवरऑल डेवलपमेंट में, जिसमें स्पोर्ट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपका फोकस उस पे भी रहा है, उस पे थोड़ा हमें थोड़े बताइए इसके बारे में। मेरा अपना मानना है कि सक्सेसफुल होने के बहुत सारे फार्मूले हैं, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं, इवन बिना पढ़े लिखे लोग भी सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा नहीं है, वो भले ही उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो पर होते हैं, क्योंकि सक्सेस का अलग अलग मतलब है। पर एजुकेशन को मैं ऐसा मानती हूँ कि ये शॉर्टकट है सक्सेस होने का, सक्सेसफुल होने का। ओके, दिस इज द बेस्ट शॉर्टकट। वैसे तो जीवन में कोई शॉर्टकट नहीं है, पर अगर आप एजुकेटेड हो तो आप ये समझो कि आपने सक्सेसफुल होने का शॉर्टकट सबसे बढ़िया वाला चॉइस किया है। स्पोर्ट्स को मैं इस हिसाब से इंक्लूड करती हूँ, और खासतौर से लड़कियों के लिए। वैसे तो ये पूरी पॉपुलेशन के लिए है कि स्पोर्ट्स हमेशा आपको रहना चाहिए उसमें, क्योंकि फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जीवन में सबसे ज्यादा महत्व इसी का है ना। सब कुछ धन धान्य आपके पास हो और आपको कहा जाए कि आप डायबिटिक हो, आप ये नहीं खा सकते हो, तो एवरीथिंग गोज मीनिंगलेस। लड़कियों के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, और स्पोर्ट्स इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि जो शारीरिक बदलाव होते हैं ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है लड़की के जीवन में। और हमने 6 to 8 की बच्चियां, खासतौर से ये वाली जो उम्र होती है एडोलसन और या पोस्ट प्यूबर्टी का, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं नो।
आई थिंक हमारे दर्शक भी इस चीज को समझ सकते हैं कि कितनी समस्या एक लड़की को होती है जब इन चीजों की मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत होती है आपकी, और आपको उससे कोप अप करना पड़ता है, तरह तरह के शारीरिक बदलाव होते हैं, और उसके सोशल एंगल भी बड़े सारे बदल जाते हैं। एक तरफ आप सेल्फ कॉन्शियस होते हो, दूसरी तरफ आपको देखने वाले लोग भी अजीब से हो जाते हैं ना। राइट। तो ये सारी चीजें एक बड़े बंधन की तरह आती हैं। स्पोर्ट्स में आने पर ये फ्रीडम मिलती है, जो आपकी बॉडी से रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं वो टोटल फ्रीडम देता है ना, एक ओपनिंग देता है, आपके शरीर को ओपनिंग देता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक छोटी सी घटना बताती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं और मेरी फ्रेंड थे, हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, और एक लड़की ऐसे 20 साल की उम्र रही, 20-22 की उम्र की, वेरी यंग, एंड तो वो हमारी सीट से थोड़ी सी 2 सीट आगे डायगोनल बैठी हुई थी, और वो फोन पर बात कर रही थी। हम यहाँ पहुंच रहे हैं, इतने बजे ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी और फिर यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं वो जैसे जैसे मैं उसकी बात सुन रही थी, मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही, क्योंकि वो लड़की अकेली थी। मुझे ये लगे कि ये लड़की इतनी तेज बोल रही है कि इस बोगी में सब लोगों को पता चल जाएगा कि ये कहाँ जा रही है, कहाँ उतरेगी, कौन इसको कहाँ मिल रहा है, कहाँ पर ये अकेले है। एंड आई वाज लाइक लिटरली टेरिफाइड। और फिर मुझसे रहा नहीं गया, 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद मैंने उस बच्चे को बुलाया अपने पास। मैंने कहा कि मैंने नाम वाम उसका पूछा, तो पता चला हरियाणा, दिल्ली, और फिर वो बिहार की तरफ जा रही थी, लखनऊ आके फिर उसे बिहार। उसने कहा, मैम जी हमारा ये वीडियो देखिए। तो देखा, तो जानती हो रेसलिंग चैंपियन थी। उसने कहा, मैं अभी एक चैंपियनशिप जीत के आ रही हूँ और वहां जा रही हूँ। ऐसे ठीक है यार, कैरी ऑन, कैरी ऑन। आई एम लाइक कॉन्फिडेंट कि कोई तेरा जितनी स्पीड में बात करने का मन हो कर। सो ये कॉन्फिडेंस उस बच्चे का, 20-22 साल की लड़की, इतने लोगों के बीच में अकेले जाने का कहाँ से आया? क्योंकि बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। तो स्पोर्ट्स हमें एक तरफ से जहां पर मेंटल फिटनेस आती है, फिजिकल फिटनेस आती है, उसके साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत जबरदस्त होती है, एंड कपल्ड विद एजुकेशन के साथ तो फिर बात ही अलग है। सो हम लोग, या इट्स अमेजिंग कॉम्बिनेशन, और लीथल कॉम्बिनेशन। और हर लड़की को लीथल कॉम्बिनेशन के साथ जीने का अधिकार है। हम लोग एक शांति फाउंडेशन ट्रस्ट रन करते हैं। शांति मेरी मदर का नाम है। और हम लोग हॉकी प्रमोट करते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है निशा मिश्रा जी, जो रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर होके रिटायर हुई हैं, और वो अपने टाइम में नेशनल खेली हैं। वो बाराबंकी में, जब मैं मेरी पहली पोस्टिंग बेसिक शिक्षा अधिकारी के रूप में हुई थी, तो वो वहां पर जिला क्रीड़ा अधिकारी हुआ करती थी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। और हम लोगों की अभी तक दोस्ती चल रही है। आई मीन इतनी लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप है, जो प्रोफेशनल से शुरू होके पर्सनल पर आ गई। तो हम लोगों ने, क्योंकि उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज थी और मेरे पास पैशन था और जनरल मैनेजमेंट था, तो हम लोगों ने फिर ये किया कि हम बालिकाओं का विमेन हॉकी पर फोकस करते हैं। 2015 से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू, वो तो हमेशा ही करती रही, शी वॉज पार्ट ऑफ दैट, और मैं केवल, मेरी सद्भावनाएं जुड़ी रहती थी इसके साथ, लेकिन एक्टिवली विमेन हॉकी के लिए काम करने का। वाई विमेन हॉकी, वाई नॉट हॉकी? क्योंकि बॉयज का हॉकी तो भी प्रमोट किया जाता था, पर विमेन हॉकी बहुत ही मिजरेबल हुआ करती थी। अभी तो ये सारे डिस्टिंक्शन भी खत्म हो गए। गवर्नमेंट लेवल पर सारे स्पोर्ट्स इतने ज्यादा प्रमोट किए जा रहे हैं, और हमारी महिला हॉकी की टीम भी सारी दुनिया में धूम मचा रही है। टीम इंडिया हमारी धूम मचा रही है, और हमारे स्टेट में इतने सारे ओलंपियंस हैं, महिला ओलंपियंस हैं। हमारे यहाँ की लड़कियां अभी भी एट प्रेजेंट टीम इंडिया में खेल रही हैं। तो उस समय जब हम लोगों ने शुरू किया था, तो हमारा जो अप्रोच था वो ये था कि लड़कियों को, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि वो चैंपियनशिप जीत के आ रही हैं, वो नहीं जीत रही हैं, वो हार रही हैं, वो बढ़िया खेल रही हैं, नहीं बढ़िया खेल रही हैं। मेरा उद्देश्य केवल ये था कि वो खेलें।
तो जनरली क्या होता है कि टीम में हमेशा अच्छे लोगों को लिया जाता है ना, तो जो भी थोड़ा सा, अगर 30 लोग हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने बेस्ट वाले को अपने टीम में लोगे, क्योंकि हर किसी को इच्छा होती है कि हमारी टीम जीत के आए, चैंपियनशिप ट्रॉफी लेके आए। मेरा ये था कि वो जो छूटी हुई बच्चियां हैं वो अगर खेलेंगी नहीं तो वो सीखेंगी कैसे कि अच्छा खेल होता क्या है। सो वी यूज्ड टू मेक कि हम उनमें से ही टीम बना देते थे कि जो फिल्टर होके जिनको छोड़ दिया गया है हम उनको भी खेलने का अवसर देते थे। तो ये शांति फाउंडेशन ट्रस्ट का मेरा बेटा इसका चीफ ट्रस्टी है और निशा मिश्रा जी और हम तीनों लोग मिलके इस पूरे काम को कर रहे हैं। तो हमने इसमें लड़कियों को खेलने का अवसर दिया और मैं समझती हूँ कि अवसर देने भर से ही काम हो जाता है। बिल्कुल ना, क्योंकि जिसको आगे निकलना होता है उसको तो कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अवसर मिले ना, तो लड़कियों को अवसर मिले, इसके लिए हर तरफ से प्रयास होना चाहिए समाज में। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि कई लोग ऐसे रह जाते, जैसे आपने बताया कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, उनको वो अवसर ही नहीं मिलता कि वो बिल्कुल सही बात है, वो पहले तो अपना टैलेंट एक्सप्लोर कर सके और दूसरा उसको इम्प्रूव कर सके। बिल्कुल। तो दैट्स एक्चुअली अ वेरी ब्रिलियंट इनिशिएटिव, बिकॉज उसमें एटलीस्ट उन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है, उनको एक मोटिवेशन मिल रहा है कि इवन आई कैन डू इट। हाँ, मेरा ये कहना है कि हर किसी को ये अवसर की उपलब्धता होनी चाहिए। तो अगर आप रनिंग भी कर रहे हो, आप हॉकी भी खेल रहे हो, आप बैडमिंटन भी खेल रहे हो, आप टेनिस भी खेल रहे हो, सॉफ्टबॉल भी खेल रहे हो सकता है इस बीच आप ये एक्सप्लोर करो कि नहीं, आई एम गुड विद टेनिस और आई लव स्विमिंग, या मैं इसमें ज्यादा अच्छा काम, देन ओनली यू कैन लाइक अडॉप्ट स्विमिंग ना, कि हमें ये परस्यू करना है अपने करियर के लिए। पर अगर आपको कभी स्विम करने ही नहीं दिया गया तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप बढ़िया अच्छे स्विमर हो सकते थे जीवन में। हाँ, मुझे यहाँ पे MS धोनी की जो बायोपिक थी उसका एक सीन याद आ गया कि वो जब छोटे थे तो ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, उनको फुटबॉल में जाना था, बट वो एक टीचर थे जिन्होंने बोला कि तुम एक बार क्रिकेट ट्राई करके देखो। बिल्कुल, एंड दैट मेड ऑल द डिफरेंस। या दैट मेड ऑल द डिफरेंस। और हमारी लाइफ में अवसरों का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर हमें कहीं अवसर मिला तो हमने अच्छा किया, इसका मतलब ये नहीं है कि और कोई अच्छा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसको अवसर नहीं मिला। तो अवसर सबको मिलना चाहिए और फिर हमारी अपनी धुन और हमारा अपना पैशन होता है जो काम करता है। मैं पैशन को जीवन में बड़ा महत्व देती हूँ और मोटिवेशन को बहुत महत्व देती हूँ। मोटिवेशन को लेके मैं जरूर बताना चाहूंगी कि मैं क्या सोचती हूँ। हमेशा जब भी हमारे यहाँ बहुत सारे टीचर्स भी आते थे और ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेशली इस तरह की बातें हुआ करती थी, और जनरली भी हम लोग देखते हैं कि हमें लोग बड़े डिप्रेस से होते हैं या वो कहते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो वो सरकारी नौकरी में तो वट एवर वी डू वी यूज टू गेट पेड फॉर दैट। तो हमारे सेवा नियमों में भी ये कहीं नहीं लिखा होता है कि आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा। आपको ये काम करना है और आपको उसकी सैलरी दी जा रही है, तो आप अपना काम अच्छा करिए, हम आपको अच्छा सैलरी दे रहे हैं, खत्म बात। पर ये बड़ा साइकोलॉजिकल है, ह्यूमन है, इट्स वेरी वेरी ह्यूमन फैक्टर कि हर किसी को तारीफ की इच्छा होती है कि उसके काम की तारीफ की जाए, उसकी तारीफ की जाए ना। मतलब हर किसी को तारीफ चाहिए होती है, निंदा किसी को नहीं चाहिए होती है। तो इट्स वेरी वेरी ह्यूमन बिहेवियर। पर मेरा ये कहना है कि आप हमेशा मोटिवेटेड भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। आप 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो, कोई ना कोई टाइम ऐसा आता है व्हेन यू फील ड्रॉप। दूसरा, आपको हमेशा तारीफ मिले ये नाजायज डिमांड है। क्योंकि हमेशा तारीफ मिल ही नहीं सकती है। कैसे मिल सकती है? दूसरा आदमी क्यों आपकी हमेशा तारीफ करेगा? नहीं करेगा। तो तारीफ करने के लिए आप खुद अपने आप के लिए बचते हो। तो आप एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ मोटिवेशन। जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो आंतरिक मोटिवेशन होता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एक्सटर्नल फैक्टर हमेशा बहुत हुस्टाइल होते हैं ना। आप अपने वर्क प्लेस पर इतने चैलेंज होते हैं, इवन घर में भी जो हमारा सबसे सेफ प्लेस होता है वहां पर भी हमारे लिए हॉस्टिलिटी होती है कई बार ना।
you sometime you don't feel that you are at your own home, क्योंकि आपकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आपके घर में ही कई लोगों से के द्वारा नापसंद की जाती हैं। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो हमारा बिल्कुल अपना है वहां पर भी हमें पूरा नहीं मिलता है। तो अगर हम अपनी पूरी लाइफ को एक्सटर्नल मोटिवेशन पर लेकर जाएंगे तो हम तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें एक्सटर्नल मोटिवेशन की जगह अपना फोकस, भले ही वो 20% वाला है, 80-20 मान के चलिए आप, तो हमें उस 20 पर रिलाई करना चाहिए, अपने मोटिवेशन पर। एंड एवरी डे वी शुड अप्रिशिएट आवर सेल्फ। अप्रिशिएशन के साथ साथ हमें अपना सेल्फ असेसमेंट बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। टू अर्न इज ह्यूमन, गलतियां करना बिल्कुल मानवीय है, पर उस गलती को एक्सेप्ट करना ही डिफिकल्ट होता है। तो और किसी के सामने एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, तो अपने आप से तो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और करके कितना भी डिनाई करो, सबकॉन्शियसली यू नो इट कि यू वर रॉन्ग, अगर आपने गलती की है। हाँ, तो अपने आप एक बार मान लो तो वो फेज खत्म हो जाता है और वहीं से फिर और अच्छा करने का मोटिवेशन आता है। तो ये कहना कि आज मैं जो हूँ मैं कल इससे बेहतर रहूंगी, प्रोबेबली इससे बढ़िया मोटिवेशन नहीं और जीवन में कुछ नहीं होता। तो मोटिवेशन के लिए मेरा अपना मानना है कि ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। खुद ही सेल्फ अफर्मेशंस वही रिलायबल है और सब अनरिलायबल है। कोई आपकी तारीफ कर रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि वो सच्ची वाली कर रहा है या झूठी वाली कर रहा है या किसी काम के लिए कर रहा है। तो रिलायबल केवल अपना वाला है। तो अपने ही इनर मैनेजमेंट सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए। अच्छा, एक सॉर्ट ऑफ डाउट है, एक थॉट है कि हम अपने स्टेट की बात करें अगर, या फिर इन जनरल भी बात करें, सो एजुकेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं और अब तो स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देने लगे हैं, फीमेल्स को भी एंड मेल्स को भी, दोनों में ही एक जनरलाइज कैटेगरी रखते हैं। लेट्स नॉट खेलो इंडिया प्रोग्राम ने बहुत मैजिक किया है। बट डू यू थिंक, आई कुड बी रॉन्ग अगेन, डू यू थिंक कि यूपी में थोड़ा और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की जरूरत है, स्पेशली अगेन अगर हम रूरल एरियाज में जाएं, बिकॉज शहरों में कई बार फैमिलीज ऐसी होती है जिनको लगता है अच्छा ठीक है पढ़ रहे हैं, एक होलिस्टिक ग्रोथ जरूरत है, जो अगर हम एजुकेशन उसमें बात करें तो सीसीई है, तो उसमें आपको को करिकुलर एक्टिविटीज में भी आपको उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है जितना एकेडमिक्स को दिया जा रहा है। सो यहाँ अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, बट जो रूरल एरियाज में शायद थोड़ा कम वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलती हो। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो व्हाट कैन वी डू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू कर्ब दिस प्रॉब्लम? स्कूलों की बात जहां तक करें हम, तो खेल स्कूल जो स्कूल करिकुलम है उसका बड़ा इंटीग्रल पार्ट है, और स्कूल में खेलों का भी टाइम टेबल में पूरी जगह होती है उनकी। अब फिर वही बात है कि जो एग्जैक्टली फील्ड है वो वहां पर किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ना? कि स्कूल से तो ऊपर बढ़कर कुछ टीचर्स, कई बार कुछ टीचर्स होते हैं जो एंथुजियास्टिक होते हैं, जो खेल के लिए जिनका ज्यादा लगाव होता है। आप हमेशा पाओगे कि उस स्कूल के बच्चे खेलों में बढ़िया रहते हैं। तो एक रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से स्कूलों में खेल होते हैं। फिर इनके न्याय पंचायत स्तर पर प्रतियोगिता होती है, उसके बाद ब्लॉक लेवल पर होती है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, फिर डिविजनल लेवल पर होती है, एंड फिर स्टेट लेवल पर इनके प्रोग्राम किए जाते हैं। और इसी तरह से स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है SGFI, वो सेकेंडरी स्कूल्स में काम करती है। तो उन स्कूलों में अलग अलग खेलों का नेशनल किया जाता है, इंटरनेशनल होते हैं उसके, और बच्चों को तैयार किया जाता है पूरे साल। आई थिंक ये जो कंसेप्शन बनता है कि गांव और शहरों में थोड़ा सा अंतर है, वो इसलिए है क्योंकि ये सारे जो इवेंट हैं वो बड़े इकोसिस्टम के साथ काम करते हैं, उनको बहुत पब्लिसिटी नहीं मिलती है, इसलिए लोगों को लगता नहीं है। ओके, हाँ, मेक सेंस। और या इट मेक सेंस। दूसरा ये भी होता है कि अगर आप किसी पेरेंट और गार्जियन से भी बात करो, और बहुत पढ़े लिखे परिवारों में भी अगर आप बात करो, तो आप पाओगे कि खेलों को लेके लोगों के दिल में उतनी खुलापन नहीं है। हाँ, अभी भी अगर नहीं पढ़ाई और खेल के बीच में चयन करना हो तो सारे गार्जियन एक सुर में बोलेंगे कि मेरे बच्चे को पढ़ाई करा दो। एक बार मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी और कोई सज्जन मेरे से मिलने आए, एंड आई थिंक ही केम फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमारी फोन पर ही उनसे बात हुई थी।
और मैं उस समय जब वो कमरे में आए तो मैं फोन पर ही एंगेज थी और मैं किसी को ऐसे ही बात कर रही थी खेलों के बारे में कि आप ऐसे करते हो और अवसर नहीं मिलेगा, बच्चों को खेलना छूट जाएगा, तो खेलने के लिए स्टेडियम की थोड़ी ना जरूरत होती है। मतलब इस तरह की बात जो मैं रेगुलर खेलों के सिलसिले में कहती हूँ। जैसे मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान में किसी से भी आप खेल की बात करिए तो सबसे पहले वो ओलंपिक सोचता है। हाँ। बट खेल ओलंपिक नहीं है। हमें ओलंपियन नहीं चाहिए, हमें केवल खेलने वाले बच्चे चाहिए। और छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए आपको क्या करना है, इतनी छोटी सी जगह भी, आपका जो ये स्टूडियो है, इवन इतनी छोटी जगह भी उनके लिए काफी है खेलने के लिए। इसमें वो दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। उनमें क्या चाहिए, इंड्योरेंस आनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, पावर बिल्डअप होनी चाहिए, चैलेंज, टीम वर्क आता है, एक अनुशासन आता है। इसलिए हमें खेल चाहिए, केवल ओलंपियन बनाने के लिए हमें खेल नहीं चाहिए। ये बहुत ज्यादा समझने की बात है। और ये मिसकॉन्सेप्शन केवल बड़े बड़ों में नहीं, ये टीचर से लेके परिवारों पर पूरा चलता है। तो मैं ऐसा बोल रही थी किसी को, जब मैंने फोन रख दिया तो उन्होंने कहा कि मैम, मैं आपकी बात अभी फोन पर सुन रहा था, आप जिसको भी डांट रहे हो मैं उसे सब अपने ऊपर मैंने लिया कि मेरा बच्चा इस फला फला स्कूल में पढ़ता था और बहुत बढ़िया खेलता था, और अभी मैंने उसका स्कूल चेंज किया है और अब उसको इतनी पढ़ाई करनी पड़ रही है कि उसके खेलने का टाइम अब जितना पहले था वो कम हो गया और होते होते अब बिल्कुल ही ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो बोले कि अभी जब मैं घर जाऊंगा तो मैं सबसे पहले उसके खेलने का टाइम इंक्रीज करूंगा। तो मैंने कहा अगर मेरी उस बात से एक आदमी पर भी ये असर पड़ रहा है तो मैं मानूंगी कि बड़ी अच्छी बात हो रही है। नो, तो ये हम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं हम उनका फोकस दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, हम खुद वो बैलेंस को खत्म करते हैं। नो, खेलने का, जैसे रेस्ट करने का टाइम अगर कोई ये माने कि हम वेस्ट कर रहे हैं, नो, जब आप रेस्ट करते हो तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को और एनर्जाइज करते हो। तो रेस्ट करना टाइम बर्बाद करना नहीं है, वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने का एक स्लॉट होता है। उसी तरह से खेलना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि अपने पावर को और बढ़ाना है। राइट। खेलना हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो फॉर दैट मैटर, ये है। तो ये आपने एक्चुअली बहुत अच्छी बात की एंड एक्चुअली आई थिंक ये हमारी एक बहुत अच्छी तरीके से सम अप करता है आज की पूरी इस कन्वर्सेशन को कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, बट साथ ही साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज अगर आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, आपकी बॉडी में मूवमेंट नहीं है, आप कुछ नई चीजें नहीं ट्राई कर रहे हो, तो आई थिंक आपकी ग्रोथ फिर वहीं पर रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। और एजुकेशन तो होलिस्टिक होनी ही चाहिए और इसीलिए आपको हर तरह के स्ट्रीम दिए जाते हैं स्कूलों में। जितनी छोटी कक्षाएं होती हैं लोअर लेवल पर, बाद में आते आते आप अपनी एक्सपर्टीज को लेके जाते हो ना। क्लास 5 तक आपकी पढ़ाई अलग है, फिर 6 to 8 में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, फिर धीरे धीरे आप सब्जेक्ट अलग अलग चुनते हो, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो आप फिर टॉपिक्स पर आ जाते हो। जब आप रिसर्च करते हो तो आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसर्च करते हो ना। तो फिर व्यक्ति अपने हिसाब से चुनाव करता है कि उसे एकेडमिक चाहिए या गवर्नेंस चाहिए या गवर्नमेंट सर्विस चाहिए या एक फ्रीलांसर की तरह कोई रहना चाहता है ना। देन यू हैव लाइक पावर टू डिसाइड अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक एक कंप्लीट एक्सपोजर होलिस्टिकली दिया जा चुका है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एजुकेशन तो हमारी होलिस्टिक है। और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई, उसने एक तरह से पूरी तरह से ग्लोबल ट्रेंड को लिया है एजुकेशन में। ये एनईपी की बात हो रही है। एनईपी 20, या एनईपी के साथ मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन है। जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई 1962 में, आई वाज बोर्न इन 1962। 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी आई वो 1992 में उसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट हुआ, और 1992 में मैंने अपनी सर्विसेज ज्वाइन की एजुकेशन डिपार्टमेंट में। सो आई स्टार्टेड विद दैट प्रोग्राम ऑफ एक्शन। 2022 में मैं रिटायर हुई और 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी इस देश में आई, जिसमें टीचर को ओरिएंटेशन करने का काम हम लोगों की टीम ने किया था। एंड आई फील रियली प्राउड कि ये 3 महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़ी हुई घटनाएं मेरे अपने लाइफ टाइम की हैं। एंड आई वाज
integral part of it since my birth to retirement of the हाँ from the services. एब्सोल्युटली खुश होने की बात है भी बिल्कुल, I feel very proud. और not only that, मैं जो LLB कर रही हूँ वो NEP का पहला बैच है. ओके Yes. So I feel absolutely proud for making good choices. हाँ फॉर मेकिंग गुड चॉइसेस एब्सोल्युटली. चलिए ललिता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड काफी कुछ समझने को मिला कि एग्जैक्टली यू नो प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, क्या क्या काम करना चाहिए एंड अगेन जैसे कहा कि होलिस्टिक ग्रोथ भी बहुत जरूरी है एंड इट वाज वंडरफुल हैविंग यू. Thank you so much. एंड आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई करें, एजुकेशन पे पूरा फोकस दें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा स्पोर्ट्स पे भी इम्पोर्टेंस दें, उसमें भी थोड़ा यू नो भागीदारी ले, पार्ट ले एंड उससे आप एज अ पर्सन भी ग्रो करेंगे, आपके स्किल्स भी डेवलप करेंगे. तो बस आज के लिए इतना ही. बने रहिए हमारे साथ. हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.